Good evening everyone. Myself शाहीन सैयद एडवोकेट, जैसे सपना ने आपको बता तो दिया ही होगा, मैं एडवोकेट भी हूँ प्रैक्टिसिंग और LLM भी किया हुआ है ह्यूमन राइट्स में। और अभी फ़िलहाल मैं PhD कर रही हूँ और यूनिवर्सिटी से जो नया एक्ट आया है ट्रिपल तलाक, उसके इम्प्लीमेंटेशन पे स्टडी कर रही हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगी कि मुझे आज एक अपॉर्चुनिटी मिली बोलने के लिए, तो थैंक यू वेरी मच। आज का अपना जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग मैं कुछ बोलना चाहूँगी। मेरा टॉपिक जो है वो है UCC, दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुस्लिम महिला के राइट्स। तो शुरू करूँगी थोड़ा सा ब्रीफ एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमको आर्टिकल 44 में कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो मेंशन दिया गया है, उसके तहत उसमें ऐसा कहा गया है, द स्टेट शिल एंडिवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि स्टेट की ड्यूटी है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड, दैट मीन्स यूनिफॉर्म मीन्स पूरा सेट ऑफ अ कॉमन लॉज, जो भी जितने भी कॉमन लॉज, जितने भी पर्सनल लॉज हैं वो हटाकर, वो रिप्लेस कर एक यूनिफॉर्म, एक कॉमन सेट ऑफ लॉज क्रिएट किया जाए। तो एज पर आर्टिकल 44 ये अभी जो लाने की जो बातें हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके तहत मुस्लिम महिलाओं को क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो थोड़ा मैं बताना चाहूँगी। हमारे यहाँ इंडिया में पर्सनल लॉज बहुत सारे हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, पारसी मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है और स्पेशल मैरिज एक्ट है। वो ये सारे एक्ट के तहत जितने भी पर्सनल डिस्प्यूट्स है या मैरिज को रिलेटेड या डिवोर्स के रिलेटेड, एडॉप्शन के रिलेटेड, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस है वुमेन की कस्टडी, ये सारे जो जितने भी क्वेश्चंस है या डिस्प्यूट्स हैं वो अपने अपने पर्सनल लॉज के फॉलो होते हैं। पर ये सारे जितने भी अलग अलग जो पर्सनल लॉज फॉलो किए जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वुमेन्स को बहुत सालों से डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जाता है। जैसे हिंदूज में देखोगे तो अभी तो 2005 में सक्सेशन एक्ट में उनको इक्वल राइट्स मिले हुए हैं। क्रिश्चियंस का देखोगे तो उनको दिया जाता है कि भाई कहीं चैरिटी आप नहीं कर सकते, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो उसमें। इसी में सेम जो है वो मुस्लिम वुमेन का तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अभी जैसे हमने देखा कि 1986 से शाहबानो केस से लेकर अभी ट्रिपल तलाक जो बैन किया गया, वहाँ तक मुस्लिम महिलाओं को ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। तो ये ऑलमोस्ट 60-70 इयर्स का एक जर्नी है मुस्लिम महिलाओं के राइट्स का। तो जब ये UCC अगर आता है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं को ये फायदे हो सकते हैं कि उनका जो डिस्क्रिमिनेशन है वो एक कहीं ना कहीं जस्टिस मिलेगी, उनको फेयर एक वो मिलेगा। अब UCC की बात करें तो मेन UCC का पर्पस ही ये है कि पर्सनल लॉस को पूरे की पूरी तरीके से रिप्लेस किया जाएगा और जितने भी मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन जितने भी हैं, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन को फॉलो ना करके उसी को फॉलो करना है। सब अपने अपने पर्सनल लॉज हट जाएंगे और उसी को फॉलो करना है। अभी हम देखेंगे तो मुस्लिम्स में कई ज़्यादा जो मेल डोमिनेंस थोड़ा सा दिखता है हमको। जैसे मुस्लिम मेल आज भी ही इज़ परमिसिबल टू मैरी 4 टाइम्स, ठीक है, उनको 4 शादियों का पॉलीगैमी जो बोलते हैं उसका अलाउड है, परमिसिबल है। फिर है ट्रिपल तलाक, जो इंस्टेंट तलाक, मतलब स्पर ऑफ द मोमेंट आपको तलाक दिया जाता है और वाइफ उसको अपने घर भेज दी जाती है। तीसरा जो है वो शिया जो है वो मूटा मैरिज फॉलो करते हैं। वो मूटा मैरिज भी कहीं ना कहीं एक टेम्पररी मैरिज है, उसको लाइफ लॉन्ग नहीं देखा जाता, ट्रांजिट यूनियंस की तरह देखा जाता है। दूसरा है कि सक्सेशन में अगर प्रॉपर्टी आप देखोगे, जब डिवीजन होता है प्रॉपर्टी का, तो औरत को, फीमेल को जो है, विमेंस को है, वो हाफ प्रॉपर्टी दिया जाता है एज कम्पेयर टू मेल्स।
तो वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन है। और मेंटेनेंस, अगर जैसे शादी के बाद डिवोर्स हो गया या विडो हो गई, तो उसको मेंटेनेंस के लिए भी बहुत, जैसे इद्दत पीरियड 4 मंथ्स होते हैं इद्दत पीरियड के, उस वहाँ तक ही उसको मेंटेनेंस मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है। तो ये तो शाहबानो के केस के बाद काफ़ी, दानियल लतीफ़ी और शाहबानो के केस के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और काफ़ी सारा चेंज किया। और क्रिमिनल CRPC जो क्रिमिनल कोड है उसकी सेक्शन 125 के तहत आज मुस्लिम महिला मेंटेनेंस ले सकती है फिर कोर्ट से। तो इसी तरीके से अगर UCC आता है तो मुस्लिम महिलाओं को कई ज़्यादा फायदे हो सकते हैं। अब ये जो UCC है उसको जब लाया गया, उस पर डिस्कशंस हुए, तो इतना आसानी से उसको नहीं एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि कई मुस्लिम जो ग्रुप्स हैं और कई जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो उसको उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है कि ये एज पर हमारा जो कुरानिक प्रिंसिपल्स है उसके, कुरान के रिगार्डिंग, प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग नहीं है। और ये पार्लियामेंट इसको इनेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसका कुरान का जुरिस्डिक्शन लगेगा। और दूसरे कई ज़्यादा ऐसा भी कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अप्लाइड टू मुस्लिम लॉ बिकॉज इट स्टेट दैट मुस्लिम इज अ रिलीजियस मैटर एंड डज नॉट फॉल अंडर द प्रीव्यू ऑफ ह्यूमन मेड लॉज। मतलब ये एक डिवाइन लॉ है और उसी को फॉलो करना है, ह्यूमन मैन मेड लॉज को फॉलो नहीं करना है। कहीं ना कहीं दूसरी तरीके से मुस्लिम्स को ये भी फियर है कि उनका कल्चर, उनका रिलीजन, उनकी आइडेंटिटी जो है वो छीन ली जाएगी, इसलिए भी अपोज कर रहे हैं। फिर सम पीपल दे आर्ग्यू कि क्यों ना मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड ना लाए और उसी में इंटरनल रिफॉर्म्स करें। तो ये भी सजेशंस आ रहे हैं। अभी रिसेंटली जो एक बहुत एमिनेंट लीगल स्कॉलर है, उसका मैंने इंटरव्यू देखा, फ्लेविया एग्नेस, वो कहती हैं कि इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग द लॉ, ऊपर से ही लॉ को इम्पोज करना, उसकी जगह क्यों ना पार्टिसिपेशन किया जाए, मतलब क्वेश्चनर्स लाए जाएं, उनके डिस्कशंस किए जाएं और उनके साथ कन्वर्सेशन करके फिर कुछ ड्राफ्ट या बिल लाया जाए। तो ये सारे अपोजिशंस भी आए, डिबेट्स भी हुए हैं। तो मैं ऐसे थोड़ा सोचती हूँ कि क्यों ना मुस्लिम को पार्टिसिपेट करके, उनकी महिलाओं को, मुस्लिम कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करके अगर कुछ मुस्लिम महिला की इक्वालिटी, जस्टिस मिल जाए, तो क्यों ना ये लॉ लाया जाए। अगर ये लॉ आता है, अभी एट प्रेजेंट तो मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत का 1937 को फॉलो करती हैं, बट अगर वो आए, अगर उसको इम्प्लीमेंट किया गया तो उनको कई से ज़्यादा पोटेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसा कि ट्रिपल तलाक तो ऑलरेडी अपना बैन हो चुका है एज पर द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019, उसको क्रिमिनलाइज भी किया गया है। पर अगर UCC आता है तो दूसरे जो लॉज हैं तलाक एहसान, तलाक हसन, जो दूसरे फॉर्म्स हैं, वो भी जो ऑथोरेटिव है, जो आर्बिट्री है, तो शायद उसको भी बैन, उसको करके एक यूनिफॉर्म डिवोर्स लॉ आ सकता है, मैरिज और डिवोर्स दोनों। दूसरा, जैसे मैंने बताया आपको कि इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स, मतलब कि डॉटर्स को हाफ शेयर्स मिलता है सन्स की जगह पे। अगर इनहेरिट प्रॉपर्टी होती है तो डॉटर्स को हाफ मिलता है। तो उसी में ये अगर आ गया UCC तो उन दोनों को इक्वल, जैसे सभी को मिल रहा है, नॉट ओनली मुस्लिम, सारी महिला, मुस्लिम, हिंदू है, चाहे क्रिश्चियंस है, चाहे पारसी या मुस्लिम्स हैं, सभी को इक्वल राइट्स मिलेंगे। मतलब इनहेरिटेंस है वो आप ही होगा। थर्ड है पॉलीगैमी। तो पॉलीगैमी में जैसे 4 शादियां हैं, तो जो 4 शादियों के तहत एक वुमेन जो है वो हमेशा वल्नरेबल फील करती है कि भाई क्या है, हमको तो पूछा ही नहीं गया, कंसेंट ही नहीं लेगी। तो वो जो है एक बैन करके उसको मोनोगामी किया जा सकता है। देन डिवोर्स राइट्स, दूसरे जो डिवोर्स राइट्स हैं एज पर कुरान, जो खुला है, जो जुडिशियल डिवोर्स जो मेंशन किए गए हैं शरीयत में, वो भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। नॉट ओनली ये कि भाई ट्रिपल तलाक या दूसरा फॉर्म। देन दूसरी जो प्रैक्टिसेस हैं जैसे हलाला,
हलाला में ये है कि अगर एक हस्बैंड तलाक देता है तो अगर उसको रीमैरी करना है सेम हस्बैंड को, सेम कपल को और उसको, तो फीमेल को जाकर दूसरी शादी करनी है, उसी से डिवोर्स लेना है और देन अगेन शी हैज टू मैरिड हर हस्बैंड। तो ये प्रैक्टिस जो है वो भी एक बहुत ही ऑथोरिटेरियन और ड्रैकोनियल प्रैक्टिस है, तो इसको भी एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा ये डिस्क्रिमिनेटिंग प्रैक्टिस। दूसरा ये कि एक लीगल रिकोर्स सेट हो जाएगा, मतलब कि अभी कहीं ज़्यादा एम्बिग्युइटी है, जो पर्सनल जो लॉज हैं, बोर्ड्स हैं, वो डिसाइड करते हैं, कई ज़्यादा एम्बिग्युइटी है, कुछ लोग अपना अपना फॉलो करते हैं, कुछ उलेमास फॉलो करके एडवाइसेस से फॉलो करते हैं। तो एक यूनिफॉर्म लीगल रिकोर्स सेटअप हो जाएगा जिसके तहत मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस जो भी है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो जाएगा। तो और एक इसी के तहत वापस जेंडर इक्वालिटी और मुस्लिम वुमेन को इजीली जस्टिस मिल सकेगी। और दूसरा ये कि जो चैलेंजेस फेस कर रही हैं मुस्लिम महिलाएं मेंटेनेंस को लेकर या कस्टडी, चाइल्ड कस्टडी को लेकर, वो भी ईज हो जाएगी। सो अगर यूसीसी आता है तो ये सारे जितने भी बेनिफिट्स हैं, पोटेंशियल बेनिफिट्स कहूँगी, वो मुस्लिम महिला को मिल सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर ये आता है तो मुस्लिम महिला को जस्टिस, इक्वालिटी और जो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है, जो चैलेंजेस फेस कर रही है, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक उनको रिलीफ मिल जाएगा। सो एंड में यही कहना चाहूँगी कि एज़ पर कुरान तो है ही है, पर कॉन्स्टिट्यूशन भी, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि मैन और वुमेन जो है वो इक्वल है। कुरान कहता है मैन और फीमेल इक्वल है, कॉन्स्टिट्यूशन भी कह रहा है मैन और वुमेन इक्वल है, तो क्यों ना फिर एज पर यूसीसी सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, वो चाहे कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या पारसी हो, सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो इसकी वजह से शायद हमारा जो डाइवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी डाइवर्सिटीज़ हैं आज, वो शायद एक होकर एक, जैसे हम देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो कहीं यूनिफॉर्मिटी है, भले वहाँ जितने भी अलग अलग तरह के लोग हैं, रिलीजन हैं, पर जो पर्सनल लॉज हैं, मैरिज, डिवोर्स, कस्टडी, मेंटेनेंस, ये सारा जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा ही है, उनका एक स्ट्रक्चर्ड लॉ है, उसी के तहत किया जाता है। तो यहाँ हमारी कंट्री में भी सेम एक स्ट्रक्चर्ड यूनिफॉर्म लॉ फॉलो किया जाएगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। पर उसके लिए थोड़े सजेशंस, थोड़े रिकमेंडेशंस अगर लिए जाएं और अगर मुस्लिम कम्युनिटी को साथ में रख के आगे बढ़ा जाए और अगर उनको कम्युनिटी को इन्वॉल्वमेंट के साथ किया जाए तो शायद कुछ एक बेटर एक रास्ता हमको मिल सकता है। अभी उत्तराखंड में भी पास हुआ है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट हुआ है, तो वहाँ पे देखा है काफ़ी सारे जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो सपोर्ट में आ गई हैं आफ्टर थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसके बाद। तो अगर है तो बेटर है, और यूसीसी आएगा तो मुस्लिम महिला वो काफ़ी उसकी बेनिफिट्स मिलेंगे। गुजरात की परिस्थिति जी, गुजरात की परिस्थिति गुजरात में अगर आएगा तो मैं इंडिया की ही बात कर रही हूँ, तो इंडिया में अगर है तो गुजरात तो इटसेल्फ आएगा ही आएगा, तो क्यों ना वन नेशन जैसा ही होना चाहिए। तो गुजरात कोई अलग नहीं है या उत्तराखंड कोई अलग नहीं है, वो तो वन नेशन ही होना चाहिए। तो अगर आता है तो पूरे इंडिया में आए तो सबसे बेस्ट है। वेरी नाइस, वेरी